आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के डायलॉग्स की। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, तुम नहीं जानती सेनोरिटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हम लोग सीखने वाले हैं बॉलीवुड के डायलॉग्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है दोस्तों, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो ये होती है कि इसको सीखा कैसे जाए। पढ़ना और सीखना दोनों में अंतर होता है। पढ़ते तो हम लोग हैं लेकिन सीखते कितना है ये मायने रखता है। तो आज सीखने की इस कड़ी में हम लोग आज सीखने वाले हैं डायलॉग स्पेशल वीडियो में कि हम लोग बॉलीवुड के डायलॉग्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपका मनोरंजन भी होगा, क्योंकि आप इस वीडियो में मनोरंजन के साथ साथ, क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों में हॉबी होगी डायलॉग्स बोलने की। बहुत सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा होता है, किसी के अंदर गाने का, किसी के अंदर डांस करने का, किसी के अंदर किसी की एक्टिंग करने का, किसी के अंदर पढ़ाने का, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जुनून हर इंसान के अंदर होता है। अब आपके अंदर कौन सा जुनून है? क्या सीखने का जुनून है आपके अंदर? लेकिन अब आप किस तरीके से सीखना चाहते हैं? तो एक नया इनोवेशन लेकर के आया हूं और इसके माध्यम से समझ करके जाएंगे और सीख करके ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सबसे खास बेस्ट एवर क्लास को। तो दोस्तों ये जो क्लास है, पहला हमारा सेंटेंस क्या जरा देखते हैं। ये डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स क्या होते हैं कि कोई भी बॉलीवुड का कोई भी गाना हो या कोई भी बात हो, कोई भी सीन हो, उस सीन को डायलॉग्स क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा बना देते हैं। डायलॉग बोलने का जो अंदाज होता है वो किसी भी एक्टर को फेमस कर सकता है। आज का हमारा जो पहला डायलॉग है वो क्या है? तुम नहीं जानती सेनोरिटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या है? आप सबसे पहले कोई भी डायलॉग हो उस डायलॉग को अपने ओन सेंटेंसेस में चेंज करिए। कोई भी डायलॉग हो अपनी भाषा में उसको बदलिए। जैसे कि तुम नहीं जानती सेनोरिटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब जरा इसको देखिए कि सेनोरिटा तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। जरा समझिएगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले काम है सब्जेक्ट को ढूंढना। तो ढूंढो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको पता है इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश में हम कुछ भी बोलेंगे इन्हीं तीनों पे डिपेंड रहता है। अब वर्ब में वर्ब के टाइप्स भी शामिल रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ब में वर्ब के पार्ट, जैसे कि आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है, मॉडल वर्ब भी हो सकती है, तो ये सभी भी शामिल हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। तो इस तरीके से इन सबका शामिल होना जरूरी है। तो जरा देखते हैं दोस्तों कि तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम। सेनोरिटा को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सेनोरिटा को केवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी उसको केवल बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट यू। ओके, तो इस तरीके से सेनोरिटा सब्जेक्ट नहीं है, सेनोरिटा केवल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम को इंग्लिश में बोलेंगे यू। अब दोस्तों यहाँ पे जरा समझिएगा कि तुम नहीं जानती, इसका मतलब हो गया यहाँ पे टेंस ढूंढेंगे तो टेंस क्या मिलेगा हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कहाँ से दिख रहा है? इसमें ता है, ते है तो है ही नहीं, केवल ती दिख रहा है। तो बिल्कुल ती है, लेकिन यहाँ पे है शब्द जो है दोस्तों वो हिडन है। इसका मतलब क्या हो गया? तुम नहीं जानती हो सेनोरिटा, तुम नहीं जानती हो सेनोरिटा। तो हो जो है अंडरस्टूड है, यानी कि छिपा हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे? यू डोंट नो। डोंट क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए हम लोग जब नॉट बनाते हैं तो डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ डोंट। यू डोंट नो। आप जिसको रिप्रेजेंट करना है वो लिख दो सेनोरिटा। यू डोंट नो सेनोरिटा। यू डोंट नो सेनोरिटा। क्या करना है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो देखो दोस्तों, कितना, कितना की इंग्लिश आप पहले लिखेंगे। कितना को बोलते हैं हाउ मच। हाउ मच आई लव यू। हाउ मच आई लव यू कैसे हो जाएगा? यू डोंट नो सेनोरिटा, हाउ मच आई लव यू। ये पहला सेंटेंस बन गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। भाई इतना प्यार करते हैं कि हम बता नहीं सकते, यानी बताने का मतलब हो गया कि उसके पास शब्दकोश कम है, उसके पास वर्ड पावर कम है, वो बोल नहीं सकता। कभी कभी होता है कि प्यार का इजहार आंखें करती हैं। आंखें वो भाषा बोलती हैं जो आपके लफ्ज कभी नहीं बोल सकते। तो इसलिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बट मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो बता नहीं सकता आई कांट। ठीक है, यानी अपनी ये प्रॉब्लम भी बता रहा है कि इसकी क्षमता भी नहीं है बताने की, या कोई प्रॉब्लम है, अनएबिलिटी है, यानी वो एबल नहीं है, उस काम को करने के योग्य नहीं है, इसलिए आप क्या लगाते हैं? कांट। ठीक है, आई कांट
टेल यू, आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा, आप टेल यू की जगह एक्सप्रेस का भी यूज कर सकते हैं, आई कांट एक्सप्रेस यू। अब जरा एक्सप्रेस में और टेल में अंतर क्या होता है? टेल का मतलब होता है केवल मुंह से बोल देना, कि मैं तुम्हें बोल के नहीं बता सकता, और एक्सप्रेस का मतलब होता है पूरी फीलिंग के साथ हम जो भी बताना चाहते हैं, तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, वो यार हम नहीं कर सकते। तो समझ रहे ना आप? तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तुम नहीं जानती सेनोरिटा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यू डोंट नो सेनोरिटा हाउ मच आई लव यू, आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्रेस यू। अगला डायलॉग क्या है हमारा, जरा सुनिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी का, कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब यानी कि रमेश बाबू को ये बताया जा रहा है कि भैया, तुम्हें भैया नहीं बोला जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, रहने दो, भैया भैया ना बोलना। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यानी रमेश बाबू को बताया जा रहा है कि मिस्टर रमेश, तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते। जरा समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इस चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो का मतलब हो गया कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो ये चुटकी सिंदूर लिया गया है इसकी वास्तव में कीमत क्या है। ठीक है, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप क्या व्या का चक्कर छोड़ो ना, वो मत देखना कि हाँ क्या लगा लाओ, वाट लगा देते, वाट लगा देते, वो वाट लगा देगा आपके सेंटेंस की। वाट वाट करोगे तो वाट लाग ली, वाट लाग ली, वाट लाग ली, सेंटेंस की वाट लग जाएगी। तो ध्यान से समझना है, वाट नहीं लगाना है, आपको उसका अर्थ देखना है, क्योंकि डायलॉग्स आप बनाने जा रहे हो इंग्लिश में, तो उसका हमें शाब्दिक मतलब नहीं देखना, हमें अर्थ देखना उसका कि अर्थ क्या कहता है वो। तो क्या जरा देखिए दोस्तों कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यानी कि रमेश बाबू तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं जानते हो। इसका साधारण सेंटेंस ये बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? यू डोंट नो, ये भी यू डोंट नो यानी कि तुम नहीं जानते हो, वही बात हो गई। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानते हो द वैल्यू। यहां पे दोस्तों कीमत के लिए आप कॉस्ट का यूज करने से अच्छा, देखिए वैसे तो कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है ना, COST कॉस्ट, ठीक है, COST कॉस्ट को रखने से अच्छा है आप वैल्यू रखो। यहाँ पे सबसे बेस्ट वर्ड जो आप यूज करेंगे वो हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू सबसे बेस्ट माना जाए, क्योंकि यहाँ पे कीमत का मतलब उसकी वैल्यू से है। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ, किसकी कीमत नहीं जानते हो? एक चुटकी सिंदूर की, एक चुटकी सिंदूर। अब एक चुटकी सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जरा देखिए, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वन पिंच, PINC, पिंच मतलब होता है चुटकी, वन पिंच ऑफ वर्मिलियन, VERMILION, ये हो गया दोस्तों। और आपको रमेश बाबू को लिखना, तो रमेश बाबू को आप रमेश बाबू ही राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं माना जाएगा, या फिर मिस्टर रमेश लिख दो। अगर कहने का मतलब जरा देखिए दोनों हो सकते हैं। रमेश बाबू मान लीजिए किसी का नाम ही है रमेश बाबू, जैसे अपने साउथ के एक एक्टर है जिनका नाम है महेश बाबू, तो उनको महेश बाबू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर किसी का नाम रमेश बाबू है तो उनको रमेश बाबू रिप्रेजेंट करिए, या फिर अगर आप बाबू अगर उसको क्या इज्जत देने के लिए लगा रहे हैं तो मिस्टर रमेश कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वन पिंच ऑफ वर्मिलियन। वन पिंच ऑफ वर्मिलियन मतलब होता है दोस्तों एक चुटकी सिंदूर। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ वन पिंच ऑफ वर्मिलियन रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो तो महिलाएं जानती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों हमारा? बड़े बड़े देशों में, जरा सुनिए, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। बड़े बड़े देशों, आपने स्टार्टिंग में भी सुना होगा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अब आप इसकी स्टाइल से भी कर सकते हो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। स्टार्टिंग की बात अलग थी और इस समय की बात अलग है। तो अब देखिएगा कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे सेनोरिटा? तो सेनोरिटा को बोलो इंग्लिश आती हो तो बना के दिखाओ, नहीं आती है तो फिर हमसे इंप्रेस हो जाओ। जरा देखो अब क्या है दोस्तों, बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देशों को इंग्लिश में हम बोलेंगे बड़े बड़े देशों में, यानी कि इन बिग कंट्रीज। बस यही तो होता है, बड़े को तो इंग्लिश पता है ना, बिग देश मतलब कंट्री, अब बहुत देशों हैं तो कंट्रीज, इन बिग कंट्रीज, इन बिग कंट्रीज, ये हो गया बड़े बड़े देशों में। हमने इसको स्टार्टिंग में लगा दिया इसलिए कॉमा लगा देंगे। क्या होता है दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातें, तो ऐसी के लिए हम लोग यूज करेंगे सच। तो क्या यूज करेंगे?
सच। अब ऐसी कोई भी मतलब कुछ बात हुई होगी, अब जो सच का यूज कहाँ करते हैं जरा देखिए, जैसे कोई भी घटना घटित हो चुकी है या कोई बात हो चुकी है और हमें उसकी तरफ इशारा करना है कि ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मान लो किसी का पैर टूट गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, जरा समझिएगा, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ किसी का पैर टूट गया तो यही बोलेगा ना, लड़ाई झगड़े में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जिसका पैर टूटा उससे बोलो कितनी छोटी बात है, आके मुक्का मारेगा, ओ मुंह टूट गया, वो भी बोलेगा लड़ाई झगड़े में ऐसे छोटा मोटा मुक्का पड़ता रहता है और छोटा मोटा मुंह टूटता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सच का मतलब हम किसी घटना के बारे में इशारा कर रहे हैं, तो वहां की बात हो गई। वो घटना हो सकती है कोई भी छोटी घटना, कोई अच्छी और गलत दोनों घटनाएं हो सकती हैं। तो इन बिग कंट्रीज, बड़े बड़े देशों में, सच कैसी छोटी, सच मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें, तो छोटी को क्या बोलते हैं, स्मॉल। बातों को यहाँ पे आप थिंग्स यूज करेंगे, सच स्मॉल थिंग्स। अब क्या होता है दोस्तों, होती रहती हैं, होती रहती हैं। जब होती रहती हैं आने लगे यानी कि ये काम कंटिन्यू भी हो जाता है, तो कीप हैपनिंग, HAPPENING, हैपनिंग मतलब होता है होते रहना। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग, इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग। अब आगे सेनोरिटा आंटी को भी लगाना है तो लगा दो, सेनोरिटा आंटी, नहीं तो नाराज हो जाएंगी। ये लीजिए, तो क्या हो सकता है कि आपको बोलना है इंप्रेस करके भौकाल से, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो आप कैसे बोलेंगे, इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग सेनोरिटा। जा सिमरन जा, ओ जा सिमरन जा, वापस कभी ना आ, तू जा 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 सिमरन जा जा जा। ठीक है, तो जा सिमरन जा, उसके पापा भेज रहे थे तुम जाओ, अब वापस आना नहीं, नहीं ट्रेन का टिकट नहीं देंगे, टिकट का पैसा नहीं देंगे। तो जा सिमरन जा कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डायलॉग को समझना है। जा को बोलेंगे गो, सिमरन, सिमरन लिख दो, गो सिमरन गो, गो सिमरन गो, जा सिमरन जा। और क्या करना है, जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों, कि जब जिंदगी को जीने की बात हो रही, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी, जब जिंदगी जीने की बात होगी तो यानी कि लिव, गो सिमरन गो, एंड यहाँ पे हम एंड से जोड़ देंगे, एंड लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ, ये बन गया हमारा सेंटेंस। गो सिमरन गो, जा सिमरन जा, और जी ले अपनी जिंदगी पगलिया, तो एंड लिव योर लाइफ पगलिया। पगलिया नहीं बोलते, मतलब समझा रहा हूं तो थोड़ा इतना सीरियस ना होना। गो सिमरन गो एंड लिव योर लाइफ। आपको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, गो सिमरन गो एंड लिव योर लाइफ। और अगर आपको बोलना है जी ले अपनी जिंदगी, खुशी से जिंदगी जीनी है, तो जैसे जरा समझिएगा इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते, जा सिमरन जा और खुशी से जी ले अपनी जिंदगी, तो खुशी से को इंग्लिश में बोलेंगे गो सिमरन गो एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। जा सिमरन जा और खुशी से अपनी जिंदगी जी ले। अब हम लोग जिस डायलॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं वो हमारे सदी के महानायक, लीजेंड, शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने फरमाया है। उसको उन्होंने अपनी आवाज जब दी थी तो ये जो बॉलीवुड का डायलॉग था बहुत ही हिट हो गया था, सुपर डुपर हिट हो गया था। वैसे इस मूवी का नाम था कालिया, खालिया नहीं कालिया, कालिया नॉट खालिया। बड़े भुक्खड़ हो यार तुम लोग, खालिया मतलब कुछ भी। तो डायलॉग क्या था दोस्तों, जरा सुनिएगा ना। वैसे मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन ठीक बोलने में क्या जाता है, ठीक है, ये तो अपना हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी वही हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगला डायलॉग क्या है जरा देखते हैं दोस्तों ध्यान से। हम भी वही हैं, हम भी वही हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस डायलॉग को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है तो जरा देखिए, बहुत आसान होता है दोस्तों। ध्यान से इस टॉप कॉन्सेप्ट को समझना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि हम भी वही हैं, जब यानी कि कोई पर्सन अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, यानी बताता है कि मैं वही हूँ, वही वही वही, ठीक है ना, जो तुमसे 2-4 साल पहले मिले थे ना, पिछले जन्म में मिले थे, आपके जन्म में हम भूत बन के तुमको डराने के लिए आए हैं, तो वही समझ लेना, ठीक है। तो जब पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कि हम भी वही हैं, तो वही है को क्या बोलेंगे, हम का मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट किया गया है, बट कम्युनिटी को नहीं, अकेले एक आदमी को। हम के लिए आप वी मत लगा देना, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जब ये डायलॉग बोली थी तो वो डायलॉग अपने लिए पर्सनल बोली थी। वो ये नहीं बोलते थे कि मैं भी वही हूं, कि जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो मैं
बोलने से अच्छा उनको हम बोलना ज्यादा दमदार लगा, तो उन्होंने हम का इस्तेमाल किया था। तो हम मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट वी मत लगाइएगा, आई, तो आप यूज कर सकते हैं आई एम द वन। यहाँ पे मैंने वन क्यों लगा दिया दोस्तों? वन का मतलब वही यहाँ पे हो गया कि जब किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो तुमसे पिछले जन्म में मिला था, भूत बन के डराया था और तुम खटिया से निकल लिए थे। तो वही मतलब जब किसी को डराया वराया नहीं, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जब किसी को आइडेंटिफाई करवाया जा रहा कि बहुत समय पहले मिले थे, हम तुम्हारे चाचा के, दादा के, फूफा के, मामा के लड़का के, नाती के, बेटा के, ससुर के दामाद हैं, तो जब इतना बड़ा घुमा फिरा के बोले भाई कि वो वही व्यक्ति, तो इतना समझने से अच्छा वो बोलेगा ना हमारे वही है, वही जो वहां मिले थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वन यूज करेंगे, इंसान के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। तो आई एम द वन, मैं वही हूँ जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़ा होता। हु नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे। हु नेवर स्टैंड, खड़े होना को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंड। हु नेवर स्टैंड कहाँ? बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, बिहाइंड समवन। पहले ध्यान से समझ लीजिए, आई एम द वन, मैं वही हूं, हु नेवर स्टैंड, जो कभी नहीं खड़ा होता, बिहाइंड समवन, किसी के पीछे। फिर यहां तक फुल स्टॉप लगा दीजिए, यहां तक का सेंटेंस आपका बन चुका है। फिर अगला क्या है? हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, यानी हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या शुरू होता है? लाइन शुरू होती है, तो लाइन आपका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कहां ढूंढेंगे? लाइन। तो आप लिखेंगे द लाइन, सब्जेक्ट को भी पहले रखना होता है। द लाइन शुरू होने के लिए होती है बिगिन, तो बिगिन में लगा देंगे बिगिंस, एस लगा देंगे, इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है ना ये। द लाइन बिगिंस, कहां से शुरू होती है? फ्रॉम, फ्रॉम लगा दिया से, कहां से? फ्रॉम वेयर, कहां से शुरू होती है? फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, आई स्टैंड मतलब जहां मैं खड़ा होता हूं। तो ये बन गया दोस्तों सेंटेंस। आप जरा ध्यान से फिर से समझते हैं कि आई एम द वन, मैं वही हूं, हु नेवर स्टैंड बिहाइंड समवन, जो कभी किसी के पीछे खड़ा नहीं होता। द लाइन बिगिंस फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, लाइन वहीं से शुरू होती है, कहां से? वेयर, जहां, आई स्टैंड, जहां मैं खड़ा होता हूं, जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो अब इसको इंग्लिश में पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे? जैसे डायलॉग क्या हो जाएगी? हम भी वही हैं, फिर से बोलता हूं, हम भी वही हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम द वन हु नेवर स्टैंड बिहाइंड समवन, द लाइन बिगिंस फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, द लाइन बिगिंस फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो उम्मीद है आप अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को जरा बोल करके समझ करके बताइए और कैसा लगता है जरा बताइए। कहीं बाहर ना लड़ झगड़ के बताने लग जाइयो किसी दोस्त के सामने, या स्कूल जाकर के प्रेयर ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, ए मैं किसी के पीछे नहीं खड़ा होता, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। पीछे वाले ने दिया लगा, ले सामने से टीचर आ गए तो कालिया बना फिरता है। अमिताभ बच्चन समझता है अपने आप को। एक मिनट रुका, अभी बताता हूँ तुझको, कालिया नहीं तुझे खालिया बनाता हूँ, तो तुमको कालिया, वो गब्बर सिंह कालिया सब बना देंगे, ठीक है ना। अब उस समय आपके मन में पता है क्या होगा? तो पूरे स्कूल के बच्चे आपके लिए सोचेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। तो आप ट्राई करिएगा, बट घर पे किसी दूसरे के सामने ना ट्राई करियो, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएंगे।